गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो है एसएसटी का जो हिस्ट्री का है, हमारे हमने 10 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 10 अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और उन जो बाकी हमने 10 अध्याय किए हैं उनको भी देख के आइए, तभी हमें मतलब ये 11वां अध्याय जो हमारा है वो समझ में आएगा। और जो नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा 11वां अध्याय जो हमारा हिस्ट्री का है, इतिहास का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इमारतें, चित्र और किताबें, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मृतस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर आज उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव का मृतस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। मतलब जो वहाँ पे उसने जाके लौह स्तंभ कुतुब मीनार को देखा, उसके बारे में वो बता रहा है कि मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातत्वविद खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी जो है लोह युग के स्तंभ थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोह का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। कौन से लोहे का निर्माण करता था भारत जो है हमारा? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है लौह स्तंभ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो महरौली की दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये जो साइड में हमें दिखाया गया है, ये जो है लगभग 1500 साल पुराना है, लेकिन आज भी इसमें मतलब जंग नहीं लगा है। कितनी अच्छे लोहे से मतलब इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसकी जो ऊंचाई 7.2 और उसका जो वजन है 3 टन। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं लौह स्तंभ। ठीक है, महरौली में कुतुब मीनार से के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारियों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। उसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। ये एज इट इज क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 और उसका 7.2 मीटर और उसका वजन कितना है? 3 टन। ठीक है, ऊंचाई है 7.2 मीटर और वजन है हमारा 3 टन। ठीक है, उससे ज़्यादा। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इस लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ? लगभग 1500 साल पहले। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे, जो हमने अध्याय 10 में पढ़ा था ना, चंद्रगुप्त। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। कितने वर्षों के बाद? 1500 साल पहले। ठीक है, 1500 साल पहले ये बना था, लेकिन आज तक भी इसके अंदर जो है जंग नहीं लगा। उसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर और उसका वजन कितना है? 3 टन। ठीक है, 3 टन से ज़्यादा। और कहाँ पे स्थित है ये? महरौली में, दिल्ली में, कुतुब मीनार। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग हमारी है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में। स्तूप शब्द का अर्थ है टीला। स्तूप शब्द का क्या अर्थ हुआ हमारा? टीला। ठीक है, स्तूप शब्द का अर्थ क्या है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या कभी लंबे तो कभी छोटे, बड़े या छोटे। उन सब में से एक उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी और राख मिलते थे। जो डिब्बे रखे होते थे उनमें क्या मिलते थे? बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष। ठीक है, यहाँ से देखते हैं।
या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। सिक्के रखे जाते थे कहाँ पे? वो जो बॉक्स थे उसमें। ठीक है, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का जो है टीला होता था। ये जो दिखा रखा है ना इसमें पिक्चर में, ये देखिए। ठीक है, बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद में काल में उस गुमंद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। ठीक है, ये इधर कुशीनारा में भी मिलेगा ये। ठीक है, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ किसको कहेंगे? स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार पथ बना होता था। एक सेकेंड, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो पथ बना होता था उसको क्या कहेंगे? प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे, और जिस रेलिंग से इसे घेर दिया जाता था उसको क्या कहते थे? वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कृतियों से सजे होते थे। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा है? मतलब स्तूपों के चारों ओर जो परिक्रमा करने का रास्ता बनाया गया था वर्ताकार गोल घूमने के लिए, उसको क्या कहेंगे? प्रदक्षिणा पथ। और जो रेलिंग बनाई गई थी उस रास्ते के लिए उसको क्या कहते हैं? वेदिका। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। कहाँ पे? अमरावती। ये आगे चित्र में बता रखा है। ठीक है, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। ठीक है, कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई गई थी। इस तरह की कई गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। किनकी मंदिरों में? किनकी? विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है जहाँ पे मूर्तियाँ रखी होती है, हम मंदिर में प्रवेश करते हैं मूर्ति के पास जाने के लिए ही, उस जगह को क्या कहते थे? गर्भगृह। ठीक है, जहाँ पे मूर्तियाँ रखी होती हैं। ठीक है, जिसके लिए हम पूजा करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे खड़े होकर पूजा करते हैं ना, उस जगह को क्या कहते हैं? जहाँ पे मूर्ति रखी होती है मंदिर का, वह भाग क्या कहलाता था? गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह कहलाता था। इसी स्थान पर पुरोहित जो है धार्मिक अनुष्ठान करते थे। कहाँ पे? गर्भगृह में। जो भक्त पूजा करते थे अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये दिखाया गया ना इधर, देखिए। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में आरंभिक मंदिर, यह है लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक ही पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया? एकाश्म। ठीक है, ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की ईंटों को एक एक जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर जो मंदिर बनाते थे वो ऊपर से नीचे की ओर चलते थे। ठीक है, जो पत्थर काट कर बनाते थे वो ऊपर से नीचे की ओर, और जो ईंटों से बनते थे वो नीचे से ऊपर की ओर। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, ये मतलब सूची बनाने के लिए कहा गया। ये यहाँ पे दिखाया गया एहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं हम, भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर किसे कहते हैं? जो काफी, जैसे हमारे मंदिरों की जो चोटी होती है, ऊंची लंबी होती है, उनको क्या कहते हैं? शिखर। ठीक है, ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे।
ठीक है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, ये यहाँ से भी एज इट इज। ठीक है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे उसको क्या कहते थे? सभागार। और मंदिरों में उसको मंडप के नाम से जानते थे। ठीक है, मंदिर में जहाँ पे लोग इकट्ठा होके एक सभा करते थे, जहाँ पे उनको क्या कहेंगे? मंडप। ठीक है, ये चित्र में महाबलीपुरम को ढूंढने के लिए बोल रहा है, आगे देखिए। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ये जो दिखाए गए मंदिर है, ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कि जो स्तूप और मंदिर है वो कैसे बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। मतलब जो शिलाखंड है उनको निकालते, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे अच्छे किस्म के ढूंढ के उनको निकाला जाता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। देखिए इसमें से ऐसे बनेगा, एक एक लाइन बीच में से उठा देंगे कि सोच विचार कर जो है शिलाखंडों को पहुंचाना होता था, या फिर पहले तराशना होता था, या इनको छाटना होता था, या इनको निकालना होता था। ऐसे मतलब उलट पुलट करके आपको लाइनें दे देंगे, आपको उनको सीक्वेंस में लगानी है। तो एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला काम क्या होता था? अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। पहले क्या करते थे? अच्छे किस्म के पहले पत्थर ढूंढते थे, तभी तो बनाएंगे ना, लेके जाएंगे। पहले अच्छे पत्थर ढूंढते थे और उनको बाहर निकालते थे। फिर क्या है? मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार के लिए स्थान शिलाखंडों तक पहुंचाना होता था। एक स्थान तय करना होता था, फिर जो शिलाखंड निकले हैं उनको वहां पर पहुंचाना होता था। बाद में जो पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और की चौखटे, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने की पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है उड़ीसा का जैन मठ। ठीक है, एक पहाड़ी को खोद के, देखिए यहाँ पे बनाया गया है ना, पहाड़ के अंदर ही बनाया गया है। पहाड़ी को खोद के इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो। देखिए इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। इनके अंदर जो है गुफाएं हैं। ठीक है, और यहाँ दी गई मतलब गुफाओं के बारे में अंतर बोल रहा है, तो यहाँ से देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के लिए एक मूर्ति ये इधर दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च जो है संभवतः राजा रानी ही देते थे। ठीक है, गरीब लोग तो देने से रहे, राजा रानी ही देंगे। जो बड़े लोग होते थे, जिनके पास ज़्यादा जमीन होती थी, या इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों के आने वाले भक्त जो अपने मतलब जो उपहार साथ लाते थे, उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत कोई कुछ ले आया, कुछ कोई सामान कुछ ले आया। ठीक है, जो माला बनाने वाला था वो माला ले आया, जो इत्र बनाने वाला था वो इत्र दे गया उपहार के रूप में। व्यापारी कुछ पैसे दे गए, लोहार सुनार अपना उनका जो साज सो श्रृंगार होता था उनके लिए कुछ आभूषण दे के चले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। इसके लिए अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जो तोरण बोले जाते हैं, प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में जो व्यापारी होते थे, कर्षक होते थे, माला बनाने वाले होते थे, इत्र बनाने वाले होते थे, लोहार सुनार होते थे, तथा ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंबे, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। ज़्यादातर तो राजा रानी ही देते थे, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार मतलब कोई भी वहाँ पे मतलब दान दे देता था। पर वही था ना कि गरीब लोग तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो काम कर रहा है वो अपने हिसाब से, माला बनाने वाला उन पे हार चढ़ा देगा, लोहार जो सुनार है वो वहाँ पे धातु दे देगा, जिससे मंदिरों का निर्माण हो जाए, दरवाजे बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, और स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
ठीक है, लाइक करने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मुझे थोड़ा ये लगेगा कि आपको जो हमारा कंटेंट है वीडियो वो पसंद आ रही है। और अभी मैं जो है नोट्स अपने जो तैयार कर रही हूँ उसके ज़रिए भी हम अपनी रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जो नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, चित्रकला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात, मतलब पता नहीं है उनका कि किन्होंने ये मतलब चीज़ें बनाई थी। देखिए यहाँ से देखिए, इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं आज तक, ठीक है। कितने अच्छे कैसे कैसे मतलब रंग बनाए जाते थे, ये देखिए आप। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए, पुस्तकों की दुनिया। हाँ ठीक है, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना की गई। किसने की? इलांगो ने। शिल्पदीकारम की रचना किसने की? इलांगो ने, ठीक है। यहाँ से देखिए, 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, ठीक है, शिल्पदीकारम की रचना किसने की? इलांगो ने, ठीक है। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, ठीक है। कहाँ? पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चली गई, ठीक है। जिसके बारे में बताया गया है, कोवलन वो अपनी व्यापारी मतलब वो एक जो है व्यापारी था और कहाँ रहता था? पुहार में रहता था। और उसने अपनी पत्नी की, जो उसकी पत्नी थी कनंगी, उसकी अपेक्षा की और एक नर्तकी माधवी के प्रेम में पड़ गया। बाद में वह और कनंगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो भी अभी भी एक सेकेंड कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। देखिए, इतना प्यार करती थी और वो देखना पागल नर्तकी के प्रेम में पड़ गया। शिल्पदीकारम से लिया गया एक वर्णन, तो देखते। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख को इस तरह वर्णन किया। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना हो यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णप्रिय आभा से फूल माला में ढके सुंदर जो है वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। ये किसको बोल रही है? वो उसका जो वो था कोवलन, वो मर गया था ना, तो उसी को बोल रही है वो वहाँ पे। क्या इस ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवांगतुक के प्राण ले सकती है? क्या ईश्वर नहीं? मतलब वहाँ के बारे में, उसके बारे में बताया गया है उसको। तो यहाँ से देखते हैं एक और तमिल महाकाव्य, एक और कौन सा है? मणिमेखलई। एक तो था शिल्पदीकारम और दूसरा क्या है? मणिमेखलई, ठीक है, जो करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा? सतनार द्वारा। चलिए बताइए, जो शिल्पदीकारम था वो किसके द्वारा लिखा गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो शिल्पदीकारम था वो किसके द्वारा रचित था? बताइए। इलांगो के द्वारा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट भी करते रहिएगा, किसी का कमेंट ही नहीं आता है, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और जो मणिमेखली है उसको सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। उसमें कोवलन की कहानी थी, इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं।
अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, वो संस्कृत में लिखते थे। ठीक है, चलिए बताइए कालिदास ने कौन सी रचना की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो कालिदास है उन्होंने कौन सी रचना लिखी थी। यहाँ से देखते हैं मेघदूत। यहाँ मेघदूत का एक श्लोक है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत के एक अंश दिया गया है, जहाँ पर वह विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह छवि कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। चलिए पढ़ते हैं। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथी की सांस से बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयान तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ये तो ऐसे ही दे रखा है, मैंने पढ़ दिया। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग हमारी है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। किस काल में बताइए? इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं पुराण में। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसके इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल है संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन सके और समझ सके। क्यों लिखे गए सरल भाषा में, सरल संस्कृत में? ताकि और लोग भी उसको सुन सके और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनते थे। ठीक है, यहाँ देखते हैं दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण। जो दो संस्कृत महाकाव्य हैं, तमिल तो कौन कौन से थे? जो हमारे कौन कौन से थे तमिल? हमारे मणिमेखलई और शिलप्पदिकारम। ठीक है, जो शिलप्पदिकारम है वो किसने लिखी? इलांगो ने। और मणिमेखलई किसने लिखी? चलिए बताइए, सत्यनारायण द्वारा। ठीक है, दो संस्कृत महाकाव्य कौन से हमारे हैं? महाभारत और रामायण। लंबे अरसे से जो है लोकप्रिय है। ठीक है, हमने देखी भी है ना। किस किसने देखी है? कमेंट करें। महाभारत और रामायण किस किसने देखी है और किसने नहीं देखी है? तुम में से कुछ बच्चे इस कहानी से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है। मेरे को लगता नहीं आज के टाइम में किसी को महाभारत के बारे में नहीं पता होगा। ज़्यादातर तो पता ही होगा, कोई इक्का दुक्का निकल के आएगा। ठीक है, पर आज इसे हम जिस रूप से जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारतों में, जो पुराण और महाभारत दोनों की रचना किसने लिखा है? संकलित किया गया किसके द्वारा? ऋषि व्यास के द्वारा। ठीक है, व्यास नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने पुराण और महाभारत दोनों को संकलित किया। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। जो भगवत गीता उस किसमें है? महाभारत में, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। जो रामायण की कथा है, जो कौशल के राजा जो है राजकुमार हमारे राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उसकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था, किडनैप कर लिया था उनको। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीनतम कहानी है। ठीक है, देखते हैं, जिसे बाद में लिखित रूप में लिखा गया। संस्कृत रामायण के लेखक कौन थे? संस्कृत रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। जातक की कथा कहाँ मिलती हैं?
स्तूपों की रेलिंग और अजंता की गुफाओं में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा ये एक कहानी है, ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, इसमें कुछ है नहीं इतना खास। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टिम नामक पुस्तक लिखी। किसने? जो गणितज्ञ हमारे हुए कौन थे? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। ठीक है, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्टिम। देखिए, जो इसी समय क्या हुए? गणितज्ञ हुए जो हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टिम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिम। ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जबकि देखिए एक सेकेंड, दिन और रात कैसे होते हैं? अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से। ठीक है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने के लिए विधि भी ढूंढ निकाली। ठीक है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज की प्रयुक्त होने वाली विधि है। ठीक है, देखिए उस समय देखिए कोई इधर उधर मतलब कोई चांद पे नहीं पहुंच पा रहा था, कोई कहीं नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ का ज्ञान था कि जो दिन और रात है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, पृथ्वी की घूर्णन परिक्रमा कैसे होती है। ठीक है, घूर्णन की भी डाली हुई है और परिक्रमण की भी डाली हुई है, दोनों। जिसने नहीं देखी है शॉर्ट वीडियो में जाके देखिए, मैंने उसके बारे में बताया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, जिसके कारण दिन और रात की स्थिति बनती है। ठीक है, उस टाइम पे भी इन लोगों को पता मतलब ज्ञात थी ये चीज़ें ना, इतना ज्ञान था उस टाइम पे लोगों कि बिना कहीं अपने पृथ्वी पर ही रह के उन्होंने हर चीज़ के बारे में बता दिया गया था। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे। कौन कौन से थे? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। किसके अलावा? जो हमारे आर्यभट्ट है उसके अलावा जो वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य है, ये भी अन्य गणित और खगोलवेता थे जिन्होंने जो है कई खोजें की। इसके बारे में हम आगे पता करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं शून्य। अंकों का प्रयोग पहले से ही होता रहा। जो अंकों का प्रयोग है पहले से ही हो रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में यह फैल गई। आज भी यह जो है पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। रोम, ये तो एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो रोम के निवासी थे वो शून्य का प्रयोग किए बिना ही गिनती करते थे। इसके बारे में जो है उनको जानकारी यहीं से हासिल की थी। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। जो आयुर्वेद है चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। कहाँ हुई? प्राचीन भारत में। ठीक है, आयुर्वेद क्या है? चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक थे चरक, जिन्होंने जो है चरक संहिता की। एक थे चरक, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और श्रुत। एक थे चरक संहिता जिन्होंने लिखी चरक, और श्रुत संहिता जिन्होंने लिखी वो श्रुत। ठीक है, यहाँ से देखें चरक द्वारा रचित जो है चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। ठीक है, चरक संहिता ने कौन सी लिखी? चरक ने कौन सी लिखी? चरक संहिता। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, चरक द्वारा रचित चरक संहिता, और जो सुश्रुत है उनके द्वारा लिखी सुश्रुत संहिता। ठीक है, इधर चलिए आगे देखते हैं। अन्यत्र में हम देखेंगे कागज। जो कागज है आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। इसके बिना तो पढ़ाई नहीं होती ना, और ज़्यादातर काम है इसी पे होते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, या दफ्तरों में भी देखिए जो किताबें हम पढ़ रहे हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। इसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब
1900 साल पहले हुआ। कागज का आविष्कार कब हुआ? लगभग 1900 साल पहले। कोई लून नामक के व्यक्ति ने चीन में किया था। किसने किया था? लून जो नामक व्यक्ति था, उन्होंने, चीन के जो व्यक्ति थे लून, ठीक है, 1900 साल पहले। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छाल को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर भी इस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ और सुखा कर जो है कागज बना दिया। पहले क्या किया? जो पेड़ पौधे होते हैं उनके रेशों, कपड़ों और रस्सियों, जो पेड़ की छाल होते हैं, उनको पीट पीट कर लुगदी बनाया और उनको पानी में भिगो दिया। फिर भिगोने के बाद उसको पानी को अच्छे से निचोड़ा और उसको सुखा दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की इस तकनीक की सदियों तक गुप्त रखा गया था। चीन वाले तो हैं ही इतने चालाक, जिस चीज़ का निर्माण कर लेते हैं वो तो ऐसे ही घूमती फिरती चीज़ें आ जाती हैं इधर उधर, नहीं तो वो किसी को ना बताएं। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची, ठीक है। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप में, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है, ठीक है। किसने की थी? लून नामक व्यक्ति ने कागज की जो है बनाना शुरू किया था। वो कहाँ के थे? चीन के थे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आज हमारा चैप्टर था, जो हिस्ट्री का जो हमारा लास्ट चैप्टर था, ठीक है, वो आज समाप्त हुआ। अब हम जो है अपना कल से क्लास 7th की क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। हमारी जो ज्योग्राफी है क्लास 6 की वो भी ख़त्म हो गई है, और आज हमारा जो हिस्ट्री थी वो भी हमने कवर कर ली है पूरी, ठीक है। हमारे जो हैं सिविक्स के चैप्टर कुछ बचे हुए हैं, 2-3 हैं, वो हम कर लेंगे। लेकिन कल से हम जो हमारी अपनी जो है क्लास 7th उसको शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और मैं अभी जो नोट्स तैयार कर रही हूँ उसके ज़रिए भी हम पढ़ेंगे, हम अपने रिवीजन अच्छे से करेंगे। अभी देखिए सीटेट में बहुत टाइम है, जुलाई में ही शायद वो आसपास होगा, अभी डेट आई नहीं है, तो जुलाई में ही देंगे वो, फर्स्ट वीक में शायद, ठीक है। जब डेट आ जाएगी तो मैं आपको लोगों को जो है इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए देखिए एक बार इनको देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं आपको मैच इट करने, मैच करिए। स्तूप क्या होते थे? बताइए, स्तूप क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। स्तूप, स्तूप के बारे में बताइए, स्तूप क्या है? और शिखर, शिखर क्या होता है? शिखर क्या होता है? जो हमारा गर्भगृह मंदिर है, सबसे ऊंचाई का जो निर्माण होता है, ठीक है। और मंडप क्या होता है? जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और गर्भगृह क्या होता है? जहाँ पे देवी देवताओं की जो मंदिर होती है, जहाँ पे हम जाके पूजा पाठ करते हैं। और प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? बताइए, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? जो उनने वो टीला बनाया होता है उसके चारों ओर जब हम चक्कर काटते थे ना, मतलब जो लोग काटते हैं जाते हैं, अभी भी जैसे कुशीनगर में है, कुशीनारा में, उधर स्तूप के चारों ओर एक वर्ताकार पथ क्या कहलाता है? प्रदक्षिणा पथ। और स्तूप क्या? हमारा टीला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक बड़े गणितज्ञ थे वो कौन थे? खगोल शास्त्री हमारे कौन थे? बताइए। आर्यभट्ट। चलिए इसको तो देख लेंगे हम बाद में। और इसका बताइए, जो 2 हमारे तमिल महाकाव्य थे कौन कौन से थे? फील करिए इसको। और संस्कृत में जो रामायण थे उसके लेखक कौन थे? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी होगी पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी की होगी आफ्टरनून में, तो उसमें हम मिलेंगे। आफ्टरनून में मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ शॉर्ट में, जिसके बाद जो हमने बुध ग्रह पढ़ा था, बुध ग्रह के
आगे जो हम एक एक करके 9 ग्रह के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो सूर्य के सबसे नज़दीक था बुध ग्रह, उसके बारे में मैंने वीडियो एक छोटी सी डाली हुई है, उसको जाके देखिए। और आज मैं जो शुक्र ग्रह अपना वीनस के बारे में एक वीडियो डालने वाली हूँ, उसको भी ज़रूर देखिए। तो जो ज्योग्राफी की हमारी वैसे तो 6th जो क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं वो वीडियो डालूंगी, उसको देखना ज्योग्राफी की आफ्टरनून में, ठीक है। और इवनिंग में हम अपनी पॉलिटी की लेंगे। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।